नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहआचार्य संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बीए फर्स्ट ईयर की जो ये सेशन है उसमें जो थ्योरी का सेकंड पेपर है उसका यूनिट 4 हम डिस्कस करेंगे। उसमें वाद्यों की परिभाषा और उनका वर्णन, उसके अंतर्गत आज तबला जो वाद्य है उसके बारे में बात करेंगे हम। इससे पहले सितार और तानपुरे के विषय में हम बात कर चुके हैं। आज तबला वाद्य के विषय में वर्णन करेंगे। तबला शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे, यह एक बहुत ही लोकप्रिय वाद्य है और भारतीय शास्त्रीय संगीत में के ताल वाद्यों में अत्यधिक प्रयोग में आने वाला वाद्य है। इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, आपके समक्ष इसका चित्र भी है। आधुनिक काल में गायन वादन तथा नृत्य की संगति में तबले का प्रयोग होता है। तबले से पहले यही स्थान पखावज अथवा मृदंग को प्राप्त था। कुछ दिनों से तबले का स्वतंत्र वादन भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। तबला दोनों हाथों से एक साथ बजाया जाता है और इसके दोनों पार्ट्स अलग अलग होते हैं। पहले को दाहिना, जिसे कुछ लोग दाहिना तबला भी कहते हैं, और दूसरे को बायां अथवा डग्गा कहते हैं। देखिए, नीचे हम दोनों के अंगों पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम दाहिना के अंगों पर विचार करें। तबले का चित्र आपके समक्ष है, उसको भी देखते रहें। उसके पार्ट्स की हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर लकड़ी। यह अधिकतर कटहल, आम, सागौन, विजयसाल इत्यादि की लकड़ी होती है, जो कि अंदर से खोखली होती है। इसकी आकृति गोल, ऊपर की जो गोलाई है वो लगभग 6 इंच की और नीचे 9 इंच की होती है तथा 1 फुट ऊंची होती है। सेकंड नंबर पर पूड़ी। लकड़ी के मुंह पर मड़े हुए पूरे चमड़े को पूड़ी कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। अतः चांटी, लव, स्याही और खाल का संयुक्त नाम पूड़ी है। यह बकरे की खाल की होती है और लकड़ी के ऊपर बद्धी से कसी रहती है। थर्ड नंबर पर आए गजरा। पूड़ी के चारों ओर चमड़े की मोटी माला होती है, जिसे गजरा कहते हैं। इसमें 16 छिद्र होते हैं, जिनमें से बद्धी गुजरती है। नंबर 4 चांटी। पूड़ी के किनारे किनारे अंदर की तरफ लगी हुई चमड़े की पट्टी को चांटी कहते हैं। जैसे जैसे पार्ट्स का वर्णन होता रहे, वैसे वैसे आप चित्र को भी देखते रहें। नंबर 5 स्याही। पूड़ी के बीचों बीच चाटी से लगभग एक इंच की दूरी पर चंद्राकार काले मसाले को स्याही कहते हैं। पतली स्याही से तबला ऊंचे स्वर से और मोटी स्याही से नीचे स्वर से मिलता है, जैसे कि आप चित्र में भी देखें। चित्र में दिखाया हुआ है, उसके पार्ट्स लिखे भी हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लव। चांटी और स्याही के बीच खाली स्थान को लव अथवा मैदान कहते हैं। नंबर 7 बद्धी। गजरे के बीच से जाने वाली चमड़े की लंबी पट्टी को बद्धी कहते हैं। बद्धी से पूड़ी कसी रहती है।
और गट्टों पर से होती हुई ऊपर नीचे के गजरों में फंसी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, गट्टा। दाहिने तबले पर लगभग 3 इंच लंबी लकड़ी के 8 गोल टुकड़े होते हैं जिन्हें गट्टा कहते हैं। गट्टे बदी से दबे हुए रहते हैं। गट्टा नीचे खिसकाने से तबले का स्वर ऊपर और ऊपर खिसकाने से तबले का स्वर नीचे आ जाता है। इसके खिसकाने के लिए हथौड़ी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9, गुडरी। तबले की पेंदी में चमड़े की गोल माला जिसके ऊपर नीचे से बद्दी गुजरती है वह गुडरी कहलाती है। गुडरी से एक ओर बद्दी द्वारा पूड़ी कसी रहती है और दूसरी ओर इसके सहारे तबला जमीन पर टिकता है। ये सब पार्ट्स आप चित्र में देख रहे होंगे, उससे आपको आइडिया होगा। आगे चलें, डग्गा अथवा बायां, उसके अंग देखिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, कूड़ी। जिस प्रकार दाहिने तबले में लकड़ी पर पूड़ी कसी रहती है, उसी प्रकार बाएं अथवा डग्गे में कूड़ी के मुंह पर पूड़ी कसी रहती है। कूड़ी मिट्टी, तांबे अथवा लकड़ी की होती है। देखिए चित्र में। नंबर 2, पूड़ी। पूड़ी के मुख पर मड़े हुए समस्त चमड़े को पूड़ी कहते हैं। दाहिने के समान डग्गे की पूड़ी में चांटी, लव और स्याही का समावेश होता है। नेक्स्ट, नंबर 3, गोट। पूड़ी के चारों ओर अंदर की तरफ लगी हुई पट्टी को गोट कहते हैं। नंबर 4, स्याही। पूड़ी के ऊपर की ओर स्थित चंद्राकार काली वस्तु को स्याही कहा जाता है। नंबर 5, लव। चांटी और स्याही के बीच खाली स्थान को लव अथवा मैदान कहते हैं। नंबर 6, गजरा। दाहिने के समान ही डग्गे में भी चमड़े के बने हुए हार में पूड़ी गुथी रहती है जिसे गजरा कहते हैं। गजरे को नीचे से आघात करने से ढीला होता है। नंबर 7, डोरी। पूड़ी कसने के लिए कुछ डग्गों में डोरी और अधिकांश में चमड़े की लंबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। कुछ डग्गों में डोरी कसने के लिए छल्ले भी लगे हुए होते हैं जिनसे उनको कसा या ढीला किया जाता है। गुडरी। दाहिने के समान बाएं की पेंदी में चमड़े की माला होती है जिसे गुडरी कहते हैं। ये सभी पार्ट्स थे डग्गे के, और ये चित्र में आप देख लीजिए दाहिने अंग के पार्ट और डग्गे के पार्ट। आगे चलें, तबला मिलाना, तबले को ट्यून कैसे किया जाता है। दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए गट्टे पर और सूक्ष्म उतारने चढ़ाने के लिए गजरे पर हथौड़ी से आघात किया जाता है। तबला चढ़ाने के लिए ऊपर से और उतारने के लिए नीचे से आघात करते हैं। सर्वप्रथम दाहिने तबले को बजाकर सुनते हैं, उसे चढ़ाने की ज़रूरत है या उतारने की। यह वाद्य के साथ मिलाया जाता है। जैसे सितार वादक अपना प्रदर्शन करने जा रहा है तो जो स्वर सितार का है षड्ज, उसी षड्ज में तबले को ट्यून किया जाता है। इसके बाद यह देखते हैं कि अधिक अंतर है या सूक्ष्म अंतर है। इतना समझने के बाद आवश्यकता अनुसार उचित स्थान पर
हथौड़ी के आघात से तबले को मिलाया जाता है। तबला मिलाते समय मुख्य 2 रीतियों का पालन करते हैं। क्रमानुसार गट्टों पर आघात करते हैं, जैसे सर्वप्रथम पहले गट्टे पर, उसके पश्चात दूसरे, फिर तीसरे, चौथे इत्यादि, इस प्रकार से। अथवा एक स्थान पर आघात करने के बाद उसके सामने के स्थान पर आघात करते हैं। बाएं तबले में गट्टा नहीं होता, अतः उसके गजरे पर आघात किया जाता है। फिर तबले के स्वर, तबले को स, म, प अथवा तार सप्तक के षड्ज से मिलाया जाता है। स्वर का चुनाव राग के अनुसार होता है। अगर गायक या वादक ऐसा राग गाने या बजाने वाला है जिसमें पंचम वर्जित है, जैसे राग मालकोंश इत्यादि, तो तबले को पंचम में नहीं मिलाया जाता। जिन रागों में पंचम प्रयोग होता है उनके साथ तबले को पंचम में मिलाएंगे। जिसमें शुद्ध म तथा शुद्ध पा दोनों वर्जित हैं, तो दाहिने तबले को सा से मिलाया जाता है। म और पा के लिए कुछ बंधन अवश्य हैं, किंतु सा के लिए कोई बंधन नहीं है। प्रत्येक राग के साथ तबले को स अथवा तार षड्ज से मिलाया जाता है। मिला भी सकते हैं और मिलाया भी जाता है। बड़े मुंह का तबला नीचे के स्वरों से और छोटे मुंह का तबला ऊंचे स्वरों से सरलता से मिल जाता है। तबले का जन्म गायन वादन के साथ ताल देने की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह अवश्य है कि समयानुसार ताल देने वाले वाद्यों का रूप बदलता रहता है। आधुनिक समय में यह कार्य तबले द्वारा होता है। इससे पूर्व पखावज का प्रयोग होता था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया। आविष्कार इस रूप में किया कि पखावज को बीच से 2 भागों में विभाजित कर उसे तबला कहा। इतना निश्चित है कि तबले को आधुनिक रूप देने के लिए उन्हें पखावज के दोनों भागों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आवश्यक करना पड़ा होगा। इस मत के अनुयायी यह प्रमाण देते हैं कि आज भी पंजाब में पखावज के समान तबले के डग्गे में भी आटा लगाकर उसे प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्राचीन काल में दुर्दर नामक वाद्य का आधुनिक रूप तबला है। कुछ विद्वानों का यह विचार है कि तबले की उत्पत्ति अरब के तबल से हुई, जिसे नक्कारा कहते थे। तबले का आविष्कार किसी भी काल में हुआ हो तथा आविष्कारक कोई भी हो, किंतु उपलब्ध इतिहास द्वारा इतना तो निश्चित है कि सर्वप्रथम दिल्ली के सिद्धार खां हमारे सामने एक तबलिये के रूप में आते हैं। उनके द्वारा दिल्ली घराने की तथा अन्य सभी घरानों की नींव पड़ी। वैसे तबले के 3 मुख्य घराने हैं, पश्चिमी, पूर्वी और पंजाब घराना। पश्चिमी घराने के अंतर्गत दिल्ली और अजराड़ा तथा पूर्वी घराने के अंतर्गत लखनऊ, फर्रुखाबाद और बनारस घराने आते हैं। पंजाब घराना स्वतः एक अलग घराना है। इस प्रकार आज हमने तबले के विषय में जाना। तबला, उसका वर्णन किया, तबले के जो 2 पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको समझाया। दाहिना क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद डग्गे का प्रयोग हमने समझाया। डग्गा क्या होता है अथवा बाएं के अंग क्या क्या होते हैं, जो बायां पार्ट होता है। उन पार्ट्स को आप चित्र देखकर पढ़ें,
समझें और याद करें। जब प्रैक्टिकल की क्लास होगी, प्रायोगिक क्लास होगी, तो आपके समक्ष तबले को रखकर उसके सारे पार्ट्स प्रैक्टिकली समझाए जाएंगे, किस प्रकार उस पर वादन किया जाता है। ये सब चीज़ें प्रायोगिक क्लास में आपको समझाई जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।